नहीं तो आपको लग रहा है कि ये जो रसिया है, अब हम अपने पुराने मुद्दे पे आते हैं। जी जी रसिया, जर्मनी और इंग्लैंड, ये तो एक ही है। लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? यूक्रेन को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन तो एक मुद्दा है, यूक्रेन को मैं मुद्दा मान ही नहीं रहा हूं। यूक्रेन तो रशियन क्लान है एक प्रकार से, यूक्रेन को उससे अलग नहीं है। जर्मनी और रसिया भी एक है, क्योंकि वो भाई है, वहीं का राजा था, वो भी वहां पर राजा बना हुआ है, तो जाहिर है उनके ही खानदान के लोग अभी तक चला रहे होंगे। इंग्लैंड भी उनके खिलाफ ये नहीं है। ये आज जनता को, ये आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें आप, कि ये कोई अलग अलग लोग नहीं हैं, ये खुद ही लड़ते हैं, खुद ही सत्ता पर रहते हैं। नहीं देखिए, इतना वो सिंपल भी नहीं है। देखिए बात ऐसी है कि और एक मैं नैरेटिव पे लेके जाना चाहता था, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक नैरेटिव है, जिसके दिशा में मानता हूं कि दुनिया, देखिए दो फोर्सेस, एक तो रियलिटी जो आप जो बोल रहे हैं, डीपॉपुलेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का राज, डेवोस का राज, कबॉल सीक्रेट सोसाइटीज, ये भी एक रियलिटी है। मगर मैं रशियन पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। चाइना के मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। चाइना मेरे लिए अभी भी एक प्रॉब्लम स्टेट है कि वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा था, मुझे चाइना पे वो विश्वास नहीं है। ओके, जिस प्रकार से वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। मगर मेरे कुछ मित्र है रशिया में, जो पत्रकार है, जो कनाडा और अमेरिका, ब्रिटेन के भी पत्रकार है, जिसपे हम लोगों ने सीरिया पे बहुत काम किया था साथ में। ओके, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सीरिया में रशिया ने रोल नहीं प्ले किया होता तो आज शायद आईसिस और अल कायदा की सरकार डैमेस्कस में बैठी होती, वो रशिया ने काम करके बताया। ठीक है। दूसरा आप देखो कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस है एशिया में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन एक तो साउथ एशिया का है, जहाँ इंडिया पाकिस्तान का तनाव बना रहता है, और दुनिया की सबसे आबादी साउथ एशिया में है, सबसे गरीबी भी इधर है, मगर उसका हम लोग पॉलिटिकल सोल्यूशन ला नहीं पा रहे। जो दूसरा जो खेमा एशिया का, जहां लगातार वॉर्स चल रही है, वो है वेस्ट एशिया का, जिसको अंग्रेज मिडिल ईस्ट बोलते हैं। वो उनके लिए मिडिल ईस्ट है, हमारे लिए वेस्ट एशिया है। तो सऊदी और ईरान का जो डिवीजन था, शिया और सुन्नी के नाम पे बोलो, पर्शियन और अरब के नाम पे बोलो, आज चाइना ने दोनों को बिठा दिया साथ में, और एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन, चाहे वो लेबनान हो, पैलेस्टाइन हो, यमन हो, सीरिया हो, सब जगह, इराक हो, सब जगह सॉल्यूशन आएंगे। चाइना एक पीस मेकर का रोल प्ले कर रहा है, वो वॉर को खत्म कर रहा है। दूसरी जो वॉर खतरनाक थी, जो तुर्की और सीरिया का जो कॉन्ट्रडिक्शन था, कुछ ही महीनों में, एक आध 2 महीने के अंदर एर्दोगान, जो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की है, और प्रेसिडेंट असद, ये दोनों मिलने वाले मॉस्को में, वो दूसरी वॉर रशिया खत्म करने जा रहा है। तो वेस्ट एशिया के कारण जो ये पूरे रीजन में, और उसका परिणाम साउथ एशिया में भारत तक आता था, नॉर्थ अफ्रीका तक, यूरोप तक जाता था, वो वॉर्स को ये लोग खत्म कर रहे हैं। रशिया और चाइना पीस मेकर्स करके उभर कर आ रहे हैं, वो भी तो रियलिटी हमारे सामने। दे आर नॉट प्रमोटिंग वॉर, हथियार नहीं बेच रहे जैसे अमेरिका बेचता है। ठीक है। देखिए, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन बहुत ही गरीब घराने से आता है। अगर उसके आपके इतिहास देखा हो, उसके फैमिली वर्ल्ड वॉर 2 की विक्टिम्स थी। वो होते होते एकदम गरीब बच्चा, पढ़ते लिखते केजीबी का चीफ तक बन चुका। मगर व्हाट डिड पुतिन डू व्हेन ही केम टू पावर इन 99? व्लादिमीर, वो येल्सिन, एक अच्छा काम किया था बोरिस येल्सिन ने, जो बहुत दारू पीता था। ओके, उसने इसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। प्रेसिडेंट येल्सिन थे, और इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, केजीबी चीफ को। जब पुतिन प्रेसिडेंट बने, उसने पहला जो काम किया कि जो 7 ओलिगार्क्स जो रशिया की पूरी पब्लिक सेक्टर को खरीद रहे थे मूंगफली के दामों में, पुतिन ने इनकी मीटिंग की और बोला अभी ये बंद करो। एब्रामोविच भाग गया लंदन, बेरोजोव्स्की और खोदोरोव्स्की को जेल में डाल दिया, और रशिया को बचाने का काम किया, नहीं तो रशिया का विघटन होते रहता। ओके, उसके बाद भी रशिया कोई ग्लोबल रोल नहीं प्ले कर रहा था, क्योंकि दूसरी इकोनॉमी के हिसाब से उसकी इकोनॉमी छोटी है, हमारी इकोनॉमी से छोटी है, आबादी उनकी छोटी है, इकोनॉमी छोटी है। $2 ट्रिलियन की आबादी होगी। ओके, उनका मेन एक्सपोर्ट उनका अनाज वगैरह है, और उनके जो गैस और ऑयल है वो उनका मेजर, नहीं तो वो कोई टेक्नोलॉजिकल तो कोई बड़ा वंडर रशिया है नहीं। मगर उसके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जबरदस्त है, और उसका स्प्रेड देखो, यूरोप से वो जापान और नॉर्थ कोरिया तक की उसकी बॉर्डर है। ठीक है ना, यहाँ से वहां तक। तो रशिया अपना एक रोल निभा रहा था, अपने आप को सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि तब तक सर्बिया को भी युगोस्लाविया को तोड़ डाला था, वो लोग बाकी के भी देशों में घुस रहे थे। पॉइंट ये था कि जब सोवियत रूस टूटा था, तो गोर्बाचोव से जो वर्बल अग्रीमेंट अमेरिका की हुई थी कि हम लोग नेटो एक्सपेंड नहीं करेंगे, मगर वो एक्सपेंशन चलता रहा। अभी बात आ गई यूक्रेन की, और रशियंस को याद है कि उनके 27 मिलियन लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर 2 में। 27 मिलियन। तीसरा नंबर भारत का है,
हमको हमारा रोल का अंदाजा नहीं है कि भारत ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया था वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को हराने में, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के आर्मी में थे, मगर संख्या तो हमारी थी ज्यादा बढ़ रही। द पॉइंट इज दैट 27 मिलियन रशियन राइट, क्योंकि जर्मनी की जो फोर्सेज, नाजी फोर्सेज आई थी वो यूक्रेन के माध्यम से आई थी, और स्टीफन बांडरास जो यूक्रेन का लीडर था उसने हिटलर का साथ दिया था। और अभी ये जो जेलेंस्की पावर में आया है, मतलब मैं खाली यूक्रेन की 2-3 मिनट्स में बात बता दूं, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज उठाया है, क्योंकि इस पे बहुत सारी गलतफहमी है यूक्रेन को लेकर। मेरे बहुत सारे मुल्क तो दोस्त तो आज भी पुतिन को गाली दे रहे, मगर उनको समझाना पड़ेगा भाई। और यहाँ मैं मोदी के साथ मेरे बहुत अंतर विरोध होंगे अलग अलग इश्यूज पे, मगर यहाँ मोदी, शंकर मेनन, जयशंकर मेनन और डोवल आर डूइंग द राइट थिंग ऑन यूक्रेन एंड ऑन रशिया। हम लोग रशिया के साथ खड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, मगर हम लोग अमेरिका को सरेंडर नहीं हो रहे। वी विल टेक ऑन पोजीशन। हम लोग रशिया को क्या बोलना है नहीं बोलना है वो हमारा आपस का, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, वी हैव टू गो टू 2014। 2014 में एक कू करवा गया, रेजिम चेंज करवा गया कीव में, यूक्रेन में। उनका जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था यानुकोविच, he was being pulled into the European Union. यानुकोविच है एथनिक रशियन, 1/3 पॉपुलेशन यूक्रेन की एथनिक रशियन पॉपुलेशन है, ओके। और यानुकोविच का बोलना था कि मैं यूरोपियन मार्केट में आने के लिए तैयार हूं, मगर मैं रशियन मार्केट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये दोनों को बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। तो विक्टोरिया न्यूलैंड का आप नाम याद रखिए, मैंने पहले भी उसका नाम लिया है। विक्टोरिया न्यूलैंड नियो कॉन्जर्वेटिव जूइश की सबसे पावरफुल लेडी आज। लीबिया का बर्बादी, सीरिया की बर्बादी, लेबनान की बर्बादी, इराक की बर्बादी और यूक्रेन की बर्बादी में विक्टोरिया न्यूलैंड, ओबामा, बाइडेन का बेटा, ट्रंप वाज नॉट इन फेवर ऑफ यूक्रेन का डिस्टेबलाइज। ट्रंप ने कोई नई वॉर नहीं शुरू की, ये भी आपको बता दूं। ट्रंप ने खाली पैलेस्टाइन इजराइल में बर्बादी की है, मगर ट्रंप ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें दूसरे देश को जाके उसने अटैक किया, वो नहीं किया उसने, ठीक है। सो यानुकोविच को, मतलब सीआई ने, प्रोटेस्ट चालू हो गए, मैदान स्क्वायर प्रोटेस्ट, जैसे हमारे जंतर मंतर है ऐसे ये मैदान स्क्वायर बोलते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां बंदूकें शुरू हो गई, सीआई के स्नाइपर्स थे, बंदूक चलाने लगे, ओके। एंड फाइनली यानुकोविच हैड टू फ्ली, उसको रशिया भागना पड़ा। और जो राइट विंग यूक्रेनियंस है वो लोग ने, और एकदम रैबिडली एंटी रशियन लोग थे। जो पोरोशेंको पहले सत्ता में आया, उसने पहले आके रशियन भाषा को बैन किया, आप सोचे 1/3 आपकी देश, आपको जोड़ना है आपके देश को। तो उसमें हुआ क्या कि क्राइमिया में रेफरेंडम हुआ, क्राइमिया ने बोला मुझे रशिया के जाना है। फिर आई डॉनबास रीजन, लुहांस्क और डोनेट्स्क की बात, वहां लोग जाने के लिए तैयार थे रशिया के साथ। पुतिन को रोक के रखा कि आप रहो यूक्रेन में, ऑटोनोमस सॉल्यूशन लाएंगे, आप लोग यूक्रेन के अंदर हो। 2 अग्रीमेंट्स हुई, मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2। बेलारूस का जो कैपिटल मिन्स्क, वहां फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका से बैठे थे कि यस एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन। अमेरिका ने वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन होने नहीं दिया। पिछले 9-10 सालों से वॉर चालू है, 1 साल की वॉर की बात नहीं है। जो डॉनबास, लुहांस्क, डोनेट्स्क रीजन में लगातार यूक्रेन आर्मी हमला कर रही थी, 14,000 लोग मरे हैं, उनके घर पे बॉम्बिंग हुई, इनकी आबादी खत्म हो गई, ओके। बड़े पैमाने पे लोग वहां से रशिया की तरफ भाग रहे थे। फाइनली 2022 में, पिछले साल, जब पुतिन को समझ में आ गई कि ना ये लोग कोई समझौता के मूड में हैं, और ऊपर से यूक्रेनियन आर्मी एक होलसेल वॉर लॉन्च करने वाली थी एथनिक रशियन पॉपुलेशन पे, तब जाके पुतिन ने इंटरवीन किया। और उसके और एक कारण था कि जनवरी के महीने में जब जेलेंस्की जो जर्मनी गया था म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के लिए, उसने वहां क्लियर कट बोला वी वांट टू बी पार्ट ऑफ नेटो, हमें नेटो का पार्ट बनना है और हमें न्यूक्लियर मिसाइल चाहिए। अगर न्यूक्लियर मिसाइल यूक्रेन में आ जाएगी तो 3 मिनट दूर है मॉस्को, और वहां सिर्फ लोग बैठे, अगर वो न्यूक्लियर बटन पे उनके फिंगर आ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रशिया को इंटरवीन करना पड़ा, और जो मिसाइल रशिया फायर कर रहा है, इतना तो रोज मिसाइल इजराइल डाल ही देता गाजा में, एक छोटी सी पट्टी। रशिया ने बहुत स्लोली किया, क्योंकि जैसे आप बोले ये लोग एक ही है, स्लाविक लोग हैं। कोई बेलारूस का होगा, कोई पोलैंड का होगा, कोई, मगर ये है स्लाविक पीपल जिसको एक्चुअली वेस्टर्न यूरोप ने दबाया है। हाँ, जैसे वेस्टर्न यूरोप ने इनको एक्सपर्ट ही किया है, ठीक है। तो रशिया ने बहुत स्लोली, और वो क्रिश्चियनिटी का भी उन्हीं का एक ही फॉर्म है, ऑर्थोडॉक्स रशियन चर्च को दोनों मानने वाले हो, या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स। क्योंकि जो 3 बड़े डिविजन हुए क्रिश्चियनिटी में, एक रहा वैटिकन कैथोलिसिज्म का, दूसरा जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, और जो ईस्टर्न जो यूरोप का इलाका था वहां ऑर्थोडॉक्स चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रशियन।
तो एक लेवल पे ये धर्म का भी युद्ध है, क्रिश्चियंस का आपस का धर्म युद्ध भी चल रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। ये लोग सब युगोस्लाव हैं, उसमें कुछ युगोस्लाव हैं, कुछ स्लैविक हैं। एग्जैक्टली। सो ये तो आपस में इनका धर्म युद्ध भी चल रहा है, ये इंटर क्रिश्चियन सिविल वॉर चल रही है। ओके, क्योंकि वो खाली मुसलमानों के बारे में बोलते हैं या थर्ड वर्ल्ड के बारे में, हमारे धर्म और वगैरह वगैरह, मगर भाई ये आप लोग का सिविल वॉर चल रहा है। यूक्रेन में जो रशियन चर्चेज है उनको बंद किए जा रहे हैं, यहां तक चल रहा है सब, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट कम्स के रशिया को जो लेना था एथनिक रशियन ब्लॉक के, वो तो लगभग उससे ले लिया, ठीक है। अभी सवाल यह कि कैन चाइना स्टॉप दिस वॉर? क्या चाइना वेस्ट से बात करके ये वॉर को अंत ला सकता है? अगर वेस्ट को अंत में लाना है तो ये वॉर तो खत्म हो चुकी है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मगर